नाउअडेज जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अदरवाइज जो टीचर होता है वो बताता है कि कैसे आपको जो है इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपको बॉडी लिखना है, एंड कैसे आपको कंक्लूजन लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट्स में देना है एंड किसका आंसर आपको मतलब एक्सप्लेन करना है, पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, ये बच्चे सुनते ही नहीं है, बस बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल जैसे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट लिखते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाले भी अपने क्वेश्चन ऐसे ही लिखते हैं। इसमें कुछ भी सब्जेक्टिव डिफरेंस जब होगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। यहाँ पे ना आपको मतलब इंट्रोडक्शन, उसमें एक बैकग्राउंड बताना चाहिए। बॉडी में आपको जो है फ्लो बनाते हुए लाइक हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, पहले हेड होता है, फिर हमारी मतलब फेस के बाद फिर हमारी गर्दन आती है, फिर हमारे हाथ पैर आते हैं। उसी तरीके से आपको भी अपना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लिंक करते हुए लिखना चाहिए। बट आप लिंक ना करते हुए ऐसे करते हो कि आपको फैक्चुअल पॉइंट्स जो भी याद आते हैं, जो भी फैक्ट्स आते हैं, आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा, फिर सेकंड जो कुछ भी याद आया आपने कुछ भी वही ऐसे लिख दिया सेकंड पॉइंट में, थर्ड में कुछ भी लिख दिया। तो इस तरीके से जो है आप 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में 6 मार्क्स कंप्लीट नहीं ले सकते, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 4 मार्क्स कंप्लीट नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के आंसर में की वर्ड्स होने चाहिए, पर आप की वर्ड्स की पॉइंट्स याद कर लें और अपना खुद का माइंड जो है कुछ भी यूज़ करें ही ना, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेने का। यहाँ पे आपको बहुत ही आंसर जो है क्रिएटिव ढंग से अपना अटैम्प्ट करना चाहिए। तो अभी भी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत सारा टाइम है, तो उसमें आप जो है प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग की, कि आपको कैसे बोर्ड में आंसर लिखना है टू स्कोर मतलब 95 से अबव मार्क्स लेने के लिए। अदरवाइज आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा क्वेश्चन है 12th क्लास का बोर्ड का, हम ये डिस्कस करेंगे आज। इसमें ना क्वेश्चन दे रखा है, इवेलुएट द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो नॉन अलाइनमेंट रिमेन्स रेलेवेंट एज इट प्रमोट्स इंडिपेंडेंस एंड बैलेंस्ड ग्लोबल रिलेशंस। तो इसी के इर्द गिर्द आपको जो है पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। किसके ऊपर? इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी के ऊपर। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सपेंडेड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज इन इंडिया बट इंक्रीज्ड इन इक्वालिटी एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो इसके इर्द गिर्द जो है आपको अपना पूरा आंसर लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, रीजनल एस्पायरेशंस रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो इसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे? इसमें आप ये बताओगे कि रीजनल एस्पिरेशंस रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, अलाउिंग डाइवर्स आइडेंटिटीज एंड डिमांड्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ऐसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद जो एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975। सो द इमरजेंसी 1975 से जो 1977 तक चली थी वॉज इम्पोज्ड ड्यू टू इंटरनल इंस्टेबिलिटी एंड लेड टू द सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये कंसिक्वेंसेज इस तरीके से आप जो इसमें और भी एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, Analyze the main features of India's foreign policy since 1991 liberalization reforms। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे आप? Since 1991 या post 1991 India's foreign policy emphasized economic diplomacy, improved US and Asian ties, maintaining Russia friendship and engaged with the China through the trade and dialogue। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे मतलब फीचर्स हैं, रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है? आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज़ डिमांड फॉर अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया बार बार जो है मतलब इंडिया को जो है सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इसके फेवर में आप क्या लिखोगे? ड्यू टू इट्स डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, पॉपुलेशन साइज एंड रोल इन पीस कीपिंग, है ना। तो ये सारे एक्सप्लेन किए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि असेस द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज़। एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करने में जो ये रोल है यूएन का, ये क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज़ थ्रू द प्रोग्राम्स लाइक यूएनईपी, द पेरिस एग्रीमेंट एंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस सच एज रियो एंड क्योटो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है
यूएन बार बार एनवायरमेंटल इश्यूज को भी क्या करता है, मतलब हाईलाइट करता है ना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आने हैं पिक्चर बेस्ड भी, तो जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सबको आप गो थ्रू करें, क्योंकि इनके बड़े ही टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए कि जो पिक्चर में दिखाया गया है, शो किया गया है, आपको वही बताना है, इसमें इमेजिनेशन नहीं चलती है ना। ये मतलब जो आर्टिस्ट बताना चाहता है हमें वो बताना होता है। सो दिस इज़ द लाइक पिक्चर, यहाँ पे क्या दिखाया गया है ये, व्हाट इज़ द मेन थीम और मैसेज ऑफ दिस कार्टून। सो द मेन थीम or message of this cartoon is the fragility of the world and potential for the human actions to cause widespread destruction. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, what does the hand made of red bricks most likely symbolize। ये हैंड्स क्या सिम्बोलाइज करते हैं, तो वर्ल्ड एंड पोटेंशियल फॉर द ह्यूमन एक्शंस टू कोज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, ये सिम्बोलाइज करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, What does the lighter with the world map symbolize? So यहाँ पे क्या सिम्बलाइज करता है, ह्यूमन पावर, रिजिडिटी एंड पोटेंशियल फॉर द कन्फ्लिक्ट और कंट्रोल, ये जो है लाइटर वर्ल्ड मैप पे सिम्बलाइज करता है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द आर्टिस्ट ट्राइंग टू कन्वे अबाउट द रिलेशन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच में आर्टिस्ट जो है वो क्या मैसेज कन्वे करने की सोच रहा है, ह्यूमन एक्शंस एंड द वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस वन, ह्यूमन एक्शंस एंड द वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस वन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है यहाँ पे, स्टेट वेयर द, यहाँ पे ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, आपको जो है मैप पे फॉलो मतलब इनको दर्शाना था, किस पे दर्शाना था, मैप पे। तो स्टेट वेयर द चिपको मूवमेंट बिगेन, मतलब वो स्टेट बताओ जहाँ पे चिपको मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था, तो वो हुआ था कहाँ पे, उत्तराखंड में। स्टेट वेयर द भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड, तो कहाँ पे स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड है, तो छत्तीसगढ़ में। स्टेट अफेक्टेड बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो वो कौन सी अफेक्ट हुई थी, प्रभावित हुई थी, तो दैट वाज मध्य प्रदेश। उसके बाद स्टेट वेयर सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बॉर्न, तो वो है गुजरात, ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ रीड करना है, मतलब केस पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं। तो इंडिया एंड चाइना, द टू लार्जेस्ट एशियन कंट्रीज, शेयर अ long border and the ancient cultural ties. However, relations between them have been affected by the political and territorial disputes. Economic cooperation between the two has grown rapidly in the last few decades, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे टू एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस में ये लोग क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। उसके बाद मेंशन वन एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है ओवर द अक्साई चीन। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, सजेस्ट वन मेजर टू स्ट्रेंथन द इंडो चाइना रिलेशंस, कैसे स्ट्रेंथन होगा, रेगुलर डायलॉग बिटवीन द टू कंट्रीज और जॉइंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के थ्रू। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अक्साई चीन। अक्साई चीन से आप क्या समझते हो, तो अक्साई चीन से हम समझते हैं अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाई एलिवेशन डेजर्ट रीजन इन द हिमालयस दैट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो ये है कि डिस्कस हाउ रीजनल पार्टीज हैव इन्फ्लुएंस्ड नेशनल पॉलिटिक्स। रीजनल पार्टीज कैसे इन्फ्लुएंस करती है नेशनल पॉलिटिक्स को, तो रीजनल पार्टीज हैव इन्फ्लुएंस्ड नेशनल पॉलिटिक्स पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड लोकल एस्पिरेशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज नीति आयोग, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो नीति आयोग क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, अभी लेटेस्ट 2014 में बना था एंड 2015 से इम्प्लीमेंट हुआ था। प्लानिंग कमीशन को जो है रीनेम कर दिया गया और इसके
जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसके बहुत सारे जो हैं बेनिफिट्स हैं क्योंकि देश के लिए प्लान करते हैं, और प्लानिंग जो है वो किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वेल बिगिन इज हाफ डन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर 1989। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर 1989 इंक्रीज्ड रीजनल रिप्रेजेंटेशन, एनकरेज्ड कंसेंसस बेस्ड गवर्नेंस एंड रिड्यूस्ड सिंगल पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। तो इसमें हो जाएगा, UN promotes world peace through peacekeeping missions, conflict resolution and global cooperation on the humanity। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद रशिया आफ्टर 1991। तो इसमें है, रशिया सपोर्टेड इंडियाज UNSC बिड counter terrorism efforts, strengthened in defense, nuclear energy and trade। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ नोट ऑन इंडो नेपाल रिलेशनशिप। तो इंडो नेपाल रिलेशनशिप पे अगर हम नोट लिखें तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा, मतलब एक तो ओपन बॉर्डर्स है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, रोटी बेटी का रिश्ता है, एक्सटेंसिव कोऑपरेशन इन ट्रेड, डिफेंस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी मीन्स रिमेनिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम both US and Soviet blocs. India was a founding member of NAM, non-alignment movement, and supported the peaceful coexistence। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मेंशन 2 challenges ऑफ ग्लोबलाइजेशन फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें हो जाएगा 2 challenges ऑफ ग्लोबलाइजेशन फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। एक तो हो जाएगा कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में क्या हो जाएगा, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन and to protect the national security also. These are the 2 objectives of India's foreign policy. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, व्हाट वर द मेन फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मेन फंक्शंस जो है वो प्लानिंग कमीशन के क्या थे। तो मेन फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज टू प्लान फॉर द नेशन। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका अलग मोटो था, एग्रीकल्चर पे फोकस करना। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान आया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था, और ऐसे करते करते अब ये जो है नीति आयोग बन गई। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का जो है रीनेम कर दिया गया। तो इसमें जो है अलग अलग फंक्शंस जो है आप डिस्क्राइब करोगे कि क्या क्या काम होता है उनका। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे एक है वन पार्टी सिस्टम और एक है मल्टी पार्टी सिस्टम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वन पार्टी सिस्टम एंड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। सो वन पार्टी सिस्टम एज इट लेट द फाउंडेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे इट अलाउज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, इट अलाउज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इट अलाउज सेवरल पार्टीज टू कम्पीट द इलेक्शंस एंड टू शेयर द पावर ऑल्सो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, what was the significance of Bandung Conference of 1955? So Bandung Conference of 1955 was significant as it laid the foundation of non-aligned movement promoting Afro-Asian solidarity and peaceful coexistence। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। तो ये टर्म जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर वाज द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टेंशन एंड आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड विदाउट डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। तो उनको भी हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद। तो ये डील करता है किसके साथ,
पंचायती राज के साथ। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? जापान नहीं है, बाकी रशिया, चाइना एंड यूएसए दीज आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, द ग्रीन रेवोल्यूशन एम्ड एट इम्प्रूविंग, तो ये एग्रीकल्चर है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज प्राइमरली डेवलप्ड बाय, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? नेहरू के द्वारा। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, द मंडल कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर, तो ये रिजर्वेशन उन्होंने किसके लिए किया था? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, सार्क वॉज फॉर्म्ड टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के जो थ्योरी के जो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, तो दीनदयाल उपाध्याय जो है वो जाने जाते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इनका काम होता है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, द एशियान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, तो एशियान कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1967 में। उसके बाद द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया बिगेन इन विच ईयर? तो 1991 में। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन? तो वो है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। क्योंकि सीबीएसई के पास सिलेबस तो हर साल एक होता है, टॉपिक्स हर साल एक ही होते हैं, कुछ डिडक्ट होते हैं, कुछ इंक्लूड होते हैं। फिर क्वेश्चंस जो है अगर उसी टॉपिक में से, उसी सिलेबस में से दे दिया दोबारा, तो ये हो जाएगा कि यस सीबीएसई इज आस्किंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की फॉर्म को जो है मोल्ड किया जाता है ड्यू टू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से इनडायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उन बच्चों के साथ जस्टिस किया जा सके जो टॉपर हैं, ठीक है। अदरवाइज इन क्वेश्चंस को यूँ का यूँ जो है सभी अटैम्प्ट कर सकते हैं। दीज आर वेरी ईजी एंड सिंपल क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल ही डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें कि सीबीएसई का जो पेपर होता है वो कई पेजेस में होगा एंड आप देख ही लोगे वहाँ पे, जो भी इस बार 2026 में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।